हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं और उसमें आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। प्रस्तावना यानी प्रियम्बल, उद्देश्य का प्रस्तावना या प्रियम्बल। तो चलिए आज शुरू करते हैं प्रस्तावना। भारतीय संविधान में नया चैप्टर, नाम है प्रस्तावना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बताया था, 13 दिसंबर जब संविधान सभा में पढ़ा रहा था उस टाइम आपको बताया था कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया संविधान सभा में, और वह 22 जनवरी 1947 को वो पास हुआ। उसी को उसी को जो है, जब स्वीकृति मिल जाती है तो उसी को आगे चल के प्रस्तावना या उद्देश्य का या प्रियम्बल बोला जाता है। आज जो हम प्रियम्बल के नाम से जैसे जानते हैं, आज जो प्रस्तावना जैसे हम कहते हैं, वो क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव था, जो 13 दिसंबर 1946 कब तीसरी मीटिंग संविधान सभा की उस दिन स्टार्ट किया गया था। ठीक है, संविधान जो है, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, याद रखना आप, है ना। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी? एक क्वेश्चन बनता है कि 26 जनवरी 1950 को जो हमारा गणतंत्र है उसकी संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो हम क्या थे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये सब तीन शब्द याद है आपको कब जोड़े गए? ये 42वां संविधान संशोधन 1976 उसके द्वारा जोड़े गए हैं। तो ये चीज़ें हमारी जो है, ये क्वेश्चन आता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारी स्थिति क्या थी? तो हम क्या थे? हम थे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी कि ये तीन शब्द नहीं थे। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन हो जाता है तब हम ये सब तीन शब्द जोड़ देंगे। चलिए संविधान से संबंधित कुछ वाद पढ़ लेते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल वाद कब 1957 में आया? इसमें कहा गया कि प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि इसको लेके न्यायालय नहीं जाया जा सकता। अगर प्रस्तावना के लिए किसी को ऑब्जेक्शन होता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो इसको न्यायालय में सुनवाई नहीं की जा सकती। ये क्या है? 1957 में जो मदन गोपाल वाद आया, कौन सा? भारत संघ और मदन गोपाल वाद 1957। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना जो है प्रवर्तनीय, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। फिर आता है 1960 में आता है बेरुवाड़ी संघवाद आता है 1960 में। उसमें कहा प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। मतलब बेरुवाड़ी वाद जो आता है 1960 में, उसमें कहा कि संविधान का भाग नहीं है प्रस्तावना। विधायिका इसमें संशोधन नहीं कर सकती। विधायिका मतलब संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। जहाँ संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहाँ विधिक निर्वाचन में सहायता कर सकती है। मतलब कि इसमें संशोधन नहीं कर सकती है विधायिका, और ये जो है संविधान का अंग भी नहीं है। लेकिन जहाँ अगर संविधान की भाषा को समझने का प्रश्न हो, जहाँ संविधान की भाषा अगर समझ में नहीं आ रही है, वहाँ पे इसका यूज किया जा सकता है। तो ये चीज़ कब बताई गई? ये बताई गई 1960 में बेरुवाड़ी वाद जो हुआ था। ठीक है, अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। इसमें कहा प्रस्तावना संविधान का भाग है, यही ध्यान रखना। बेरुवाड़ी में कहा गया 1960 में कि भाग नहीं है, इसमें कहा गया कि संविधान का भाग है। विधायिका संशोधन कर सकती है, मतलब जो संसद है प्रस्तावना में, उद्देशिका में, प्रियम्बल में संशोधन कर सकती है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, किंतु बहुत इंपॉर्टेंट, बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकती। यानी संविधान में संशोधन तो कर सकती है, और हुआ भी। जब ये 1973 में वाद आया, उसके बाद में देखो 76 में संशोधन हुआ भी है। देखे आप लोग, 42वां संविधान संशोधन हुआ है ना, तो उसी के तहत ये तीन शब्द जोड़े गए, तो संशोधन हुए हैं। लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता है। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर। क्या है ये? अच्छा, अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा? इसको जो है न्यायालय ने कहा कि इसको न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट समय समय पर निर्धारित करेगी।
विच विल बी द बेसिक स्ट्रक्चर, कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर होगा, इसको न्यायालय बताएगा समय समय पर, जैसे समय आता रहेगा उसमें अभी न्यायालय जो है अपने निर्णयों में जोड़ता रहता है कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इसमें ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट वाद है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये 1973 में आया था। आज तक की सबसे बड़ी बेंच, 13 जजों की बेंच, आज तक की सबसे बड़ी बेंच है, 13 जजों की बेंच इसमें बैठी थी, उसने ये निर्णय किया। 13 जज इसमें बैठे थे, ठीक है, 13 जजों की बेंच बैठी थी भाई, और 7-6 से इसमें डिसीजन है, ठीक है। अच्छा, फिर ये भी कहा कि पूरी प्रस्तावना एक वाक्य में पढ़ी जाएगी, ऐसे नहीं है कि इसको आधी या एक लाइन पढ़ ली, पूरी प्रस्तावना एक वाक्य माना जाएगा और इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। मतलब क्या है कि प्रस्तावना को प्रकृति न्याय योग्य लगनी है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपने डीपीएसपी के बारे में पता है, सुना होगा कि उनकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। न्याय योग्य मतलब इनको लागू कराने के लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं, संविधान संशोधन किया जा सकता है, संविधान की भाषा को समझा सकती है, लेकिन ये प्रकृति इसकी न्याय योग्य नहीं है। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनमें से कौन न्याय योग्य नहीं है। डीपीएसपी भी नहीं है न्याय योग्य और प्रस्तावना भी न्याय योग्य नहीं है। अच्छा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हुआ। तो पूछा है इसमें, अच्छा, संविधान में हमारी प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का वर्णन, न्याय कितने प्रकार का, 3 प्रकार, कौन सा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, ये 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। चलो उसके बारे में थोड़ा सा आगे और ब्रीफ करूँगा मैं। अच्छा, ये जो है ना, हम भारत के लोग, ये कहाँ से लिया गया है, हम भारत के लोग, ये जो अवधारणा है हम भारत के लोग, कहाँ से ली गई है, हम भारत के लोग, ये अवधारणा यूएसए से ली गई है। कहाँ से, यूएसए से, यूएसए के संविधान से ली गई है, हम भारत के लोग, ठीक है। भारत को घोषित किया गया है क्या, एक, अच्छा, अब देखिए, अब ये घोषित किया गया है मतलब जब हमारा संशोधन हो जाता है 1976 वाला, उसके बाद एक क्या क्या बोला, अब फिलहाल क्या है भारत, एक अब है एक सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, अभी हम लोग हैं। अच्छा, चलिए कुछ जो कोट बोले हैं, कुछ जो फेमस व्यक्तित्व हुए हैं, उन्होंने कुछ बोला है, जैसे अब्राहम लिंकन जी ने बोला था, क्या बोला था, जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन, डेमोक्रेसी के लिए बोला था ना, प्रजातंत्र के लिए, जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन। ऐसे ही ये बोला है, राजा जनता के लिए है, जनता राजा के लिए नहीं, यानी राजा जो है जनता के लिए है, जनता राजा के लिए नहीं है। किसने बोला, दादा भाई नौरोजी ने बोला ये बात। अच्छा, अब संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ा महल। किसने बोला ये, सुभाष कश्यप ने। संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी क्या है, आत्मा है, शरीर में आत्मा इंपॉर्टेंट होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और दूसरा बोला है प्रस्तावना अगर आधारशिला है, आधारशिला मतलब बेस है, तो संविधान उस पर खड़ा हुआ स्ट्रक्चर, यानी कि संविधान में जैसे एक शरीर में आत्मा का इम्पोर्टेंट रोल होता है, ऐसे ही संविधान में प्रस्तावना का रोल है। दूसरा, जैसे ही बेस का रोल होता है, बेस मतलब आधार का रोल होता है एक बिल्डिंग में, उसी प्रकार से संविधान में प्रस्तावना का रोल है। तो ये सब चीज़ महत्वपूर्ण लोगों ने बोली है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। यह प्रस्तावना सदन में प्रत्येक सदस्य की इच्छा से समेटती है कि इस संविधान की जड़ें, इसकी अधिसत्ता, इसकी संप्रभुता जनसाधारण में निहित है। डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला था ये बात। यह प्रस्तावना सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छा को समेटती है कि इस संविधान की जड़ें, इसकी अधिसत्ता, इसकी प्रभुसत्ता जनसाधारण में निहित है। ये सब बोला था अम्बेडकर जी ने। चलिए अब संविधान पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट संविधान, प्रस्तावना को देख लेते हैं एक बार। प्रस्तावना क्या है, अब इसको मेरे साथ आप लोग बोलना, मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्दों को मैं याद रखवाऊंगा, आपको याद करवाऊंगा। चलिए, हम भारत के लोग, तो ये क्वेश्चन आता है, संविधान कहाँ, प्रस्तावना कहाँ शुरू होती है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, देखो ये याद रखना, क्या है भारत, एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को कौन सा न्याय, कितने तरह का, 3 तरह का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, और फिर कितनी स्वतंत्रता, किसकी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता, और समता किसकी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता,
प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये बिल्कुल आपको 2-3 बार इसको पढ़िएगा, याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वो केशवानंद भारती बाद में बता रहा था ना मैं आपको, केशवानंद भारती केस हुआ था 1973 में। उद्देश्य को लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता, मैंने आपको बता दिया है, लेकिन न्यायालय द्वारा इसे संविधान की व्याख्या के लिए प्रयोग किया सकता है। मैं बताया था कि अगर संविधान की व्याख्या करनी है तो न्यायालय इसका यूज़ कर सकता है, लेकिन इसको लागू कराने के लिए संविधान हम लोग न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा ये उद्देश्य का लेक्चर था। इससे बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उस करने से आपको क्या है, इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे ना, अंदर से क्वेश्चन बनते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो इन सबको एक बार कर लेंगे हम लोग, कल करते हैं इनके बारे में। तो ठीक है, आपको मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग इसे अपना प्यार देंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे। तो थोड़ा सा शेयर वेयर करते रहिए, है ना, मोटिवेट करिए हम लोगों को भी। चलिए, थैंक यू सो मच।